गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, तो आज का टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी सेलों का समांतर क्रम समूहन। मान लीजिए दो बैटरी है या दो सेल है, एक का ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, जबकि दूसरे सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। इस दोनों सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल लोड R के साथ। ये R क्या है? आपका एक्सटर्नल लोड। इस एक्सटर्नल लोड R के साथ यह दोनों सेल को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। इस पॉइंट का नाम रख लो A और इस पॉइंट को मान लो हम कहते हैं B। इस डायग्राम में देखिए, जो फर्स्ट सेल है यह कितना करंट सप्लाई कर रहा है लोड को? I1। और जो दूसरा वाला सेल है यह कितना करंट सप्लाई करेगा? I2। यह दोनों करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और लोड से होते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। यह I1 एम्पियर का करंट यहां पर आएगा इस पॉइंट पर, और इधर से I2 एम्पियर का करंट आएगा। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा? I। ये I1 और I2 दोनों ऐड होकर कितना हो गया? I। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है? फिर से देखिए, हमारे पास दो सेल है, एक का ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, जबकि दूसरे सेल का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। इस दोनों सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल लोड R के साथ। फर्स्ट सेल कितना करंट दे रहा? I1। दूसरा सेल I2 करंट दे रहा है। दोनों करंट इस पॉइंट पर आकर ऐड हो गया, इधर से I2 ऊपर से I1, तो दोनों ऐड होकर कितना हो गया? I। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब देखो, इस दोनों सेल को हटाकर ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, इस दोनों पॉइंट के बीच में दो सेल मैंने कनेक्ट किया। इस दोनों को हटाकर एक सिंगल सेल यहां पे कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ है E इक्विवेलेंट और रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया? एक्सटर्नल लोड R के साथ। तो यह अकेले कितना एम्पियर का करंट देगा? I एम्पियर का करंट देगा। यहां पर देखिए, यह दोनों सेल मिलकर टोटल कितना करंट सप्लाई कर रहा? I। फर्स्ट सेल दे रहा I1, इधर से दे रहा I2, दोनों सेल मिलकर कितना करंट दे रहा? I। किसको? इस लोड को। और यह अकेला सेल है जो उस लोड को I एम्पियर का करंट दे रहा है। तो ये सेल को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेल। इस दोनों का ये पैरेलल इक्विवेलेंट होगा। इस इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ है E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। अब हमको दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप आ जाइए फर्स्ट फिगर, इसको मान लेते हैं सेकेंड फिगर। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फिगर में काम करते हैं, ठीक है? पहला वाला जो फिगर है, यहां पर देखिए VA माइनस VB का हम वैल्यू निकालते हैं। VA माइनस VB अगर A से B तक चला जाए तो A से B तक जाने का एक रास्ता ऊपर से है और एक रास्ता ये नीचे से है। हम ऊपर वाले रास्ते से चलते हैं। जब A से चलेंगे तो सबसे पहले हमको ये बैटरी दिखेगा जिसका ईएमएफ है E1, तो हम लिखते हैं यहां पर E1। फिर ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, इससे चूंकि I1 करंट फ्लो हो रहा है तो यह कितना वोल्ट खाएगा? I1 R1। चूंकि करंट आ रहा है इधर से, हम जा रहे इधर से, यानी हम जा रहे A से B, हम जा रहे इस डायरेक्शन में, इधर हम जा रहे हैं, और करंट फ्लो हो रहा है उल्टा, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस I1 R1। तो VA माइनस VB, यह A और B इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले रास्ते से कितना आ गया? E1 माइनस I1 R1। VA माइनस VB को हम V मान लेते हैं, और फिर VA माइनस VB का वैल्यू नीचे वाले रास्ते से निकालते हैं। VA माइनस VB बराबर, यहां से चलते हैं, बैटरी का ईएमएफ कितना है? E2। पॉजिटिव क्यों लेंगे? क्योंकि पहले पॉजिटिव प्लेट आ रहा है, तो यहां प्लस E2 लेंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस है R2, इससे I2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो यह कितना वोल्ट खाएगा? I2 R2। चूंकि करंट फ्लो के उल्टा जा रहे हैं तो माइनस I2 R2, इसको भी हम मान लेते हैं V।
क्योंकि VA माइनस VB, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने मान लिया V, और A और B का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हो गया V, दोनों सेम है ना। अब ये वाला जो इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। पहले वाले इक्वेशन से I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आइए फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा है E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V। यहां से हम लिख सकते हैं E1, इस V को इधर ले आओ, E1 माइनस V, माइनस I1 R1 को उधर ले जाओ, I1 R1, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से आपका I1 का वैल्यू मिल जाएगा, इस R1 को अगर यहां से हटाया जाए तो ये डिवीजन में जाएगा, तो I1 का वैल्यू कितना मिल रहा है? E1 माइनस V बाय R1, ये वैल्यू मिल गया I1 का। तो पहला वाला जो डायग्राम है, इसमें हम VA माइनस VB का वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो ऊपर वाले से फर्स्ट इक्वेशन आया, नीचे वाले से सेकंड इक्वेशन आया। फर्स्ट इक्वेशन से I1 का वैल्यू मिलेगा E1 माइनस V बाय R1। सेकेंड इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से आप क्या लिखेंगे? E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू V। यहां से हम लिखेंगे E2, इस V को उठा के इधर कर दो, माइनस V इज इक्वल टू I2 R2। यहां से R2 को हटाओ, इसके नीचे डाल दो, तो I2 का वैल्यू मिल गया E2 माइनस V बाय R2। I1 का वैल्यू मिल गया E1 माइनस V बाय R1। अब ये I1 I2 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, I1 प्लस I2, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I होगा, ऐसा लिख सकते हैं। I1 का वैल्यू कितना आ रहा है? I1 का वैल्यू आ रहा है E1 माइनस V बाय R1। I2 का वैल्यू मिल रहा है E2 माइनस V बाय R2 इज इक्वल टू I। अब इसको सॉल्व करते हैं, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2 इज इक्वल टू I। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 बाय R1, यहां पर 1 बाय R1, यहां पर माइनस 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 कॉमन आ गया, प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू I। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस I को इधर ले आते हैं और इस टर्म को उधर कर देते हैं, तो हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस टर्म को मैंने उधर ले गया और इस I को इधर ले आया। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 इंटू R2 माइनस I इज इक्वल टू V इंटू, यहां पर एलसीएम आएगा, R1 प्लस R2 बाय R1 R2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2, इस टर्म को उठाकर इधर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा? V। तो यहां हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 इंटू R2। इस टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। पूरे इक्वेशन में तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये R1 R2 कैंसिल होगा, माइनस सेकेंड टर्म क्या है? I, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से। और थर्ड टर्म क्या है? V इंटू R1 प्लस R2
बाय R1 R2, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से। तो यहां पर क्या होगा, R1 R2 कैंसिल, R1 प्लस R2 कैंसिल, तो क्या बचा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। इस इक्वेशन को ऐसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है सेकेंड वाला, यहां से हम VA माइनस VB का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम फिगर 2। VA माइनस VB, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम है, इक्विवेलेंट सेल का डायग्राम है, यहां से देखिए तो VA माइनस VB, A से B तक चलिए, VA माइनस VB, इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे, ये बैटरी आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो लिखेंगे E इक्विवेलेंट, और ये जो R इक्विवेलेंट है, इससे I एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, माइनस IR इक्विवेलेंट, करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इज इक्वल टू, इसको हम मान सकते हैं V, क्योंकि हमने पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V माना है। तो यहां पर जो सेकेंड वाला फिगर है, यहां से VA माइनस VB का वैल्यू V, ये E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर हम करेंगे। एक काम करो, इक्वेशन 4 को आप ऐसे लिखो, V को इधर लिखो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 दोनों का LHS सेम है, यहां पर भी V है, यहां पर भी V है। यहां पर देखिए RHS में, यहां पर ये फैक्टर है, यहां पर E इक्विवेलेंट है, यहां पर I के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई है वो है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, और यहां I के साथ क्या मल्टीप्लाई है, R इक्विवेलेंट। तो जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यही मेरा हो गया, जब दो सेल पैरेलल में कनेक्ट होगा तो जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका EMF होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो होगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 का इनवर्स। सोच के देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको हम ये लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इंटू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। आप देखिए कैसे, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू है R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू ये वाला टर्म लीजिए E1 R2 प्लस E2 R1, एलसीएम लेने के बाद बाय R1 इंटू R2, तो ये कैंसिल हो गया, तो वही टर्म आया ना, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। अब सोचिए, अगर दो से अधिक सेल होगा पैरेलल में कनेक्ट, मान लो फर्स्ट सेल है E1 R1, दूसरा वाला सेल है जिसका EMF है E2, इंटरनल रेसिस्टेंस है R2, तीसरा वाला सेल है जिसका EMF है E3, इंटरनल रेसिस्टेंस है R3। ये तीनों सेल पैरेलल में कनेक्ट है किसी लोड R के साथ। ध्यान से समझिए, यह 3 सेल है, देयर आर 3 सेल्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन एक्सटर्नल लोड R। इस एक्सटर्नल लोड R के साथ ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो सवाल है, इस तीनों का जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट सेल का EMF क्या होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो चूंकि ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दो सेल के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इनवर्स।
3 सेल अगर होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होल इनवर्स होगा। जितना सेल होगा उतना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और सारा रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल का हम लोग फॉर्मूला बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, दो सेल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला याद है, आर इक्विवेलेंट इंटू E1/R1 प्लस E2/R2। अगर 3 सेल रहा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होगा आर इक्विवेलेंट इंटू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। अगर 4 सेल पैरेलल में कनेक्ट हो, इफ देयर आर 4 सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होगा आर इक्विवेलेंट इंटू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इनवर्स। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। आइडेंटिकल सेल किसको कहेंगे? यानी समान सेल। दो बैटरी का अगर ईएमएफ सेम हो, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो, तो वह दोनों सेल आइडेंटिकल होता है। मान लो यह एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, और यह दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। अगर दोनों का ईएमएफ सेम हो और इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो, मतलब दोनों चीज सेम होना चाहिए, ईएमएफ भी सेम होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तो यह दोनों क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल सेल। मान लो दोनों का ईएमएफ E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो चूंकि ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है, तो यह सेल कैसा होगा? आइडेंटिकल। मान लो ये जो सेल है इसका ईएमएफ है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R, दूसरे वाले का भी ईएमएफ है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R, तीसरे वाले का भी ईएमएफ है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं तीनों सेल का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है, इसका मतलब तीनों सेल क्या है? आइडेंटिकल है। इस तरीके से मान लो टोटल n सेल कनेक्ट है पैरेलल में। किसके साथ कनेक्ट है? किसी एक्सटर्नल लोड R के साथ। n आइडेंटिकल सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके टोटल n सेल है। सेलों की संख्या n है, बैटरियों की संख्या n है, और सारा का सारा सेल आइडेंटिकल है। ये सब को मैंने इस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसका जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका ईएमएफ क्या होगा और उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है 1/R1, तो पहले वाले सेल का रेसिस्टेंस है R, प्लस 1/R2 यानी R, प्लस 1/R3, ऐसे करके कहां तक जाएगा? n टर्म्स, चूंकि n सेल है, होल इनवर्स होगा। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टर्म, तो हो जाएगा n/R, इनवर्स डालेंगे तो आंसर आएगा R/n। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। अब हम निकालते हैं E इक्विवेलेंट का वैल्यू। E इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा R इक्विवेलेंट इंटू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस, ऐसे करके टोटल कितना सेल है? n सेल, तो ये n टर्म तक जाएगा। अब R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? R/n, तो यहां पर लिखेंगे R/n। अब देखो E/R प्लस E/R प्लस E/R ऐसे करके n टर्म्स तक है, तो ये हो जाएगा NE/R। अब यहां पे R और R कैंसिल, n और n कैंसिल, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकल गया? E। इसका मतलब अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट हो, अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट हो, प्रत्येक सेल का ईएमएफ E हो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? E ही रहेगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R, ये कितना हो जाएगा? R/n हो जाएगा। इसको याद रखिए कि अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो E होगा, यानी किसी से एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा।
और आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आर बाई एन होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर एन आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट हो तो फिर वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? सोचिए इस तरीके से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके एन सेल सीरीज में कनेक्ट है, एन सेल, और सारा का सारा सेल आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। यहां पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, यही फॉर्मूला था, सब राइट कनेक्शन में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये E प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा E प्लस ई एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन ई, और आर इक्विवेलेंट होगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स, तो एन आर हो जाएगा। तो अगर एन आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एन आर होगा, जबकि एन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वही होगा जो किसी एक सेल का होता है, जबकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हर एक सेल के रेसिस्टेंस को यानी आर को किससे डिवाइड पड़ जाएगा, एन से, चूंकि सेलों की संख्या एन है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। थैंक यू।